हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का संवैधानिक इतिहास। ये हमारा जो बुक है वह भारतीय राज्य व्यवस्था का पहली वीडियो है, यानी कि इंडियन पॉलिटी का फर्स्ट वीडियो है, जो कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लुसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक से, जो कि है भारतीय राज्य व्यवस्था का फर्स्ट वीडियो। ठीक है, फर्स्ट वीडियो फर्स्ट चैप्टर के साथ शुरू कर रहे हैं। पहली वीडियो है, पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक इतिहास। चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक आप हिस्ट्री के वीडियो प्लेलिस्ट को नहीं देखे हैं तो वो भी जाकर आप देख लीजिए। चलिए खैर, यहाँ पर हम शुरू करेंगे पॉलिटी को। पहला प्रश्न है कि बी आर अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। आपसे पूछ रहा है कि जो पूना समझौता हुआ था 1932 में, ठीक है, वह जो पूना समझौता हुआ था उस समझौते में किस चीज का प्रावधान किया गया था। तो उस समझौते में इस बात का प्रावधान था कि हरिजनों के लिए आरक्षण रहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का जो मसला था उस पर यहाँ पर समझौता हुआ था। पूना समझौता जिसके नाम से जाता है, जिसको पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। पूना समझौता जो है बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। ठीक है, तो यह क्यों हुआ था? तो इसके पीछे जो कारण था कि कम्युनल अवार्ड आया था, जिसके अंतर्गत यह उल्लेख था कि अछूतों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल बनाएंगे। पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब हो गया कि जैसे अछूत ही वहां पर उस सीट पर जो है अछूत ही खड़े होंगे, अछूत ही वोट करेंगे। इस तरह की व्यवस्था वहां पर किया जाता। अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल अगर बनाया जाता तो इसके विरोध में महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी कह रहे थे कि अगर ये व्यवस्था लागू हो जाता है कम्युनल अवार्ड के थ्रू, तो जो होगा हिंदू समाज में क्या हो जाएगा? विभाजन हो जाएगा। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अंबेडकर जी जो थे वह इस व्यवस्था के लिए राजी थे। वो चाहते थे, इस पक्ष में थे, मतलब इस व्यवस्था के, ताकि वो चाहते थे कि इसके द्वारा, यानी कि जो अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल था उसके द्वारा जो है अछूतों को एक अधिकार मिल सके, कानूनी अधिकार मिल जाए। तो ये अंबेडकर जी का मानना था। तो इन दोनों के बीच में जो समझौता होता है, पूना समझौता होता है 1932 ईस्वी में। गांधी जी इसके विरोध में क्या करते हैं? अनशन पर बैठ जाते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर अंबेडकर जी को आना पड़ता है, और यरवदा जेल में यह समझौता होती है, पूना समझौता 1932 ईस्वी में। तो इतनी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा है कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की। तो उस अधिनियम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, जिसके अधिनियम के तहत जो ब्रिटिश सत्ता थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सत्ता था, ब्रिटिश सत्ता थी, वह दरअसल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकल करके किसके पास चला जाता है? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है। तो यह अधिनियम जो है वह 1858 का अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इसके अंतर्गत ये होता है कि जो सत्ता है, अब वो सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे हेर फेर किया जाता है, शासन में कई सारे चीजें बदलाव किया जाता है, और उसी के संदर्भ में यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम आता है 1858, जो कि यह प्रावधान करता है कि जो ब्रिटिश सत्ता है वह ईस्ट इंडिया कंपनी अब नहीं संभालेगी, उसे अब सीधे ब्रिटिश क्राउन संभालेंगे। चलिए तीसरा यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? उस अधिनियम के बारे में पूछा जा रहा है, जिस जो अधिनियम भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है, तो वो था भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 जो है वह भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की क्या करती है? शक्ति प्रदान करती है। तो याद रखिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर है चौथा प्रश्न। यहाँ पर है कि यह सिद्धांत की स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः खुद भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? यानी कि वह कौन सा, यहाँ पर वह कौन सा सिद्धांत, यह सिद्धांत दिया गया था कि जो स्वतंत्र भारत के लिए जो नए संविधान बनाना है, नए संविधान
को तैयार करने का मुख्यतः जिम्मेदारी किसका होना चाहिए? वह भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। यह पहली बार किस एक में स्वीकार किया गया था? तो यह स्वीकार किया गया था लिनिथिगो का अगस्त प्रस्ताव। जो लिनिथिगो का अगस्त प्रस्ताव है उसमें यह स्वीकार किया गया था कि जो स्वतंत्र भारत होगा उसके नए संविधान को तैयार करने का मुख्यतः यद्यपि अकेले ही खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पहली बार किसमें उल्लेख किया गया था? लिनिथिगो का अगस्त प्रस्ताव में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न यहाँ पर है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 ईस्वी में। इसमें पहली बार कोशिश किया गया था, क्या किया गया था? कंपनी पर अंकुश लगाने का पहला प्रयास एक तरह से किया गया था, रेगुलेट करने का कोशिश किया गया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? तो वह कौन सा एक्ट था? ठीक है, वह कौन सा एक्ट था? किस एक्ट के जरिए भारत के गवर्नर जनरल को यह अधिकार मिला कि वह अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार कर सके? तो वह जो एक्ट है उस एक्ट का नाम था 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से जो भारत के गवर्नर जनरल हैं उनको यह अधिकार मिला कि वह समिति के निर्णय को क्या कर सके? अस्वीकार कर सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखिए। यहाँ पर है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1784 ईस्वी में। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया? 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर है प्रश्न 8 कि साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? देखिए 1858 में जो साम्राज्ञी बनी थी और विक्टोरिया, वो भारतीयों को खुश करने के लिए, चूंकि यहाँ पर एक आंदोलन हुआ था 1857 का और उसके बाद यहाँ पर चीजें थोड़े ठीक करना था, तो इसलिए यहाँ पर जो है विक्टोरिया जो थी उन्होंने कई सारे चीजों का आश्वासन दिया था। तो अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा आश्वासन है जो ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो यहाँ पर जो आश्वासन था उन आश्वासनों में से देसी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, ये जो आश्वासन था ये पूरा किया गया था। क्योंकि अगर देसी रजवाड़े यहाँ पर चाहेंगे तो क्या कर सकते थे? बड़ा विद्रोह खड़ा कर सकते थे अगर वो मिल जाते तो। इसी वजह से इनके जो आश्वासन दिया था इनके लिए, वो इन्होंने पूरा किया था कि देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। आगे है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्ले सुधार का क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली करना। ठीक है, पृथक निर्वाचन प्रणाली लाना जो था मिर्ले मांटो सुधार का उद्देश्य था। ठीक है, पृथक निर्वाचन प्रणाली। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है 1909 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1909 ईस्वी में। इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, और इसको कब लागू किया गया था? 1919 में पारित किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे, यहाँ पर है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल आरंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल आरंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल किसके द्वारा लाया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 12। यहाँ पर है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो वही बात है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब यही हुआ कि जैसे कि समाज में बहुत सारे जाति धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है, तो इनके जाति धर्म के आधार पर जो है अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र को बनाना, ठीक है, आरक्षित सीटें प्रदान करना। तो यही है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, जो कि 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट में इसकी बात की गई थी। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर है मेंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। जो मेंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार है उसके प्रावधानों का क्या सार था? तो इसके सुधारों का जो सार है वह है प्रांतों में दोहरा शासन।
प्रांतों में क्या करना, दोहरा शासन जो है मेंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार का जो है सार है। अगर मतलब सब चीज मिलाकर अगर समझा जाए तो इसका मतलब यही हुआ कि प्रांतों में दोहरी शासन व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 यहाँ पर है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। देखिए 1946 का जो कैबिनेट मिशन था वह 3 मंत्रियों से जुड़ा हुआ था। इसमें से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सदस्य नहीं है, तो यदि हमको ये पता हुआ कि कौन कौन सदस्य थे तो हम उसको अलग कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे, तो ये तो उसमें शामिल थे ही। सर स्टेफर्ड क्रिप्स भी थे, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर शामिल थे। सर एस्टोफर्ड क्रिप्स भी शामिल थे। उसके बाद जो है ए बी एलेक्जेंडर भी शामिल थे, और नहीं शामिल होने वाले में जो है लॉर्ड एमरी थे, लॉर्ड एमरी। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड एमरी, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है कि 1946 का जो कैबिनेट मिशन है यह 3 मंत्रियों से गठित था और निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था, तो लॉर्ड एमरी जो थे इसके सदस्य नहीं थे। और ये 3 मंत्रियों से मिलकर बना था। तो ये 3 मंत्री कौन कौन थे, पहले थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, और तीसरे नंबर पर जो आ गया वह ए बी एलेक्जेंडर थे। तो अब आपको याद रखना होगा कि 1946 का जो कैबिनेट मिशन था 3 मंत्रियों से मिलकर बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। यहाँ पर है कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है, कौन सी बात जो है वह सही नहीं है। तो यहाँ पर कैबिनेट मिशन योजना के विषय में जो है सही नहीं है ये बात, पाकिस्तान की स्वीकृति, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना में पाकिस्तान की स्वीकृति जैसी कोई बात नहीं कही गई थी, तो ये बात जो है वह सही नहीं है। बाकी सभी जो है वह कैबिनेट मिशन योजना के विषय में सही है, जैसे कि प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाले अंतरिम मंत्रिमंडल और संविधान निर्माण का अधिकार देना, ये सभी जो है कैबिनेट मिशन के विषय थे। और कैबिनेट मिशन के विषय अगर नहीं पूछा जाए तो वो था पाकिस्तान की स्वीकृति। तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत पाकिस्तान की स्वीकृति जैसी कोई बात नहीं थी। चलिए प्रश्न संख्या 16 देखिए। यहाँ पर है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था। तो भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था, तो इसका जो शासन है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। यानी कि जब भारतीय संविधान लागू नहीं हुआ था तो जो शासन व्यवस्था चल रही थी वह 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार चल रही थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 देखिए। यहाँ पर है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। तो 1947 में जो सार्वभौम सत्ता सौंपने की जो योजना है वह माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यानी कि जो सत्ता पूरी तरह से अब भारतीयों के हाथ में आ गया, इस योजना को क्या कहा जाता है, माउंटबेटन योजना। हम कह सकते हैं कि माउंटबेटन योजना के तहत ही हमें अपनी जो स्वतंत्रता है वो मिल गई। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर है कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेल नहीं है, कौन सा मतलब सुमेलित सही नहीं है। देखिए यहाँ पर है मार्ले मिंटो सुधार। यह मार्ले मिंटो सुधार में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात कही गई थी, यह बिल्कुल सही है। उसके बाद है भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें स्वशासन की बात कही गई थी, ये भी सही है। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा का गठन की बात कही गई, ये भी सही है। उसके बाद है साइमन कमीशन भारत विभाजन। देखिए जो भारत विभाजन है, ठीक है, भारत विभाजन जो है वह जुड़ा है माउंटबेटन योजना से। ठीक है, भारत विभाजन जो है वह जुड़ा हुआ है माउंटबेटन योजना से। तो यहाँ पर जो गलत हो जाएगा, जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये पूछ रहा है कि कौन सा सुमेल नहीं है, तो साइमन कमीशन वाला जो है यह सुमेल नहीं है। भारत विभाजन जो है माउंटबेटन से जुड़ा हुआ था, माउंटबेटन योजना से जुड़ा हुआ था। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत जो है विधायिका का अंतिम जो निर्वाचन हुआ था वह किस वर्ष में किया गया था, तो वह वर्ष था 1945 का वर्ष। ठीक है, 1945 का वर्ष। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 20 देखिएंगे। यहाँ पर प्रश्न संख्या 20 है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था।
अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान है, ठीक है, यह शामिल किया गया था किस चीज में? तो यह शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर है कि निम्न में से किस अधिनियम के केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? तो ये जो द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया गया था वह भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या हमें देखना है 21। ठीक है, सॉरी, प्रश्न संख्या हम 22 देख रहे हैं, 21 हम देख चुके हैं। प्रश्न संख्या 22 देखिए, यहाँ पर प्रश्न संख्या 22 है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। यहाँ पर खाली स्थान है, तो आपसे पूछ रहा है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास कब किया गया था? तो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय प्रणाली का पहला प्रयास जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आगे देखेंगे, यहाँ पर है कि प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो वह अधिनियम जो है वह था 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, तो प्रांतीय स्वायत्तता के बारे में बात किया जाए तो वह था 1935 का भारत सरकार अधिनियम। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? जो भारत में सचिव का पद है वह निर्मित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। ठीक है, तो भारत में जो है सचिव पद का जो है सचिव पद का निर्माण जो है यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत निर्मित किया गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या हम 25 देखेंगे। यहाँ पर है कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? कह रहा है आपसे कि किस भारत सरकार अधिनियम, वह कौन सा अधिनियम था जिसके तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो यह दी गई थी भारत सरकार अधिनियम 1909 में। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1909 में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 26, यहाँ पर है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में विशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित जो संघ था उसमें जो अवशिष्ट लिखा हुआ है, अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो यह अवशिष्ट शक्तियां जो है वह गवर्नर जनरल को दी गई थी। तो भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित जो संघ था उसमें अवशिष्ट शक्तियां जो है वह गवर्नर जनरल को दी गई थी। ठीक है, गवर्नर जनरल को दी गई थी। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 27, यहाँ पर है कि किस अधिनियम को मेंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? वह कौन सा अधिनियम है जिसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो यह अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 को मेंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, भारत शासन अधिनियम 1919। चलिए लास्ट प्रश्न, सॉरी लास्ट नहीं, 28 प्रश्न। यहाँ पर है कि यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। तो आपसे पूछ रहा है कि वह कौन सा अधिनियम था? तो यह अधिनियम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वह यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है प्रश्न संख्या 29 की किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? फिर यहाँ पर कूट दिया गया है
और हमें उसका मिलान करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर है भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 में जो है प्रांतों में द्वैध शासन का जो है प्रावधान किया गया था। तो ए को हम 3 के साथ मिला रहे हैं। ठीक है, ए को 3 के साथ मिला रहे हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन की प्रावधान किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी। तो बी को हम 1 के साथ मिला रहे हैं, प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता की बात किसमें की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 में, और भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन की बात की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर है मिंटो मार्ले सुधार 1909। मिंटो मार्ले सुधार 1909 में जो है सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई थी। तो सी को हम 4 के साथ मिला रहे हैं। मिंटो मार्ले सुधार 1919 में सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन की बात किसमें की गई थी? मिंटो मार्ले सुधार 1909 में। ठीक है, 1909 में। तो इसको हम 4 के साथ मिला रहे हैं। उसके बाद है भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 में जो है सती प्रथा का अंत किया गया था। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 में क्या किया गया था? सती प्रथा का अंत किया गया था। तो 2 को हम मिला रहे हैं डी के साथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सती प्रथा का अंत जो है वह भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत किया गया था। और लास्ट में बढ़ जाता है भारत सरकार अधिनियम 1858, जिसमें ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। ब्रिटिश शासन जो है अब शक्ति में आ गया था। इसी में क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अब जो शासन व्यवस्था है वह ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है। तो डी ई को हम 5 से मिला दे रहे हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे कि मिल गया। फिर से एक बार देख लीजिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 में जो बात की गई थी वह प्रांत में द्वैध शासन की बात की गई थी। प्रांत में द्वैध शासन की बात कब की गई थी? 1919 के अधिनियम के तहत। ठीक है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। उसके बाद है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता की बात कब की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। उसके बाद है मार्ले मिंटो सुधार जो कि 1909 था। 1909। तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में जो है सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई थी। तो सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कब की गई थी? 1909 का मार्ले मिंटो सुधार में। उसके बाद है भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1861 में जो है सती प्रथा का अंत किया गया था। सती प्रथा का अंत कब है? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में बचता है भारत सरकार अधिनियम 1858। तो यहाँ पर जिसमें ब्रिटिश शासन जो है ब्रिटिश शासन शक्ति में आता है। तो यहाँ पर 1858 लिखेंगे। उम्मीद है आपको ये याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 यहाँ पर खाली स्थान है और पूछ रहा है का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों के बीच का अंतर करता है। तो यहाँ पर 1784 का जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच क्या करता है? पृथक करता है। तो ये था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो आज के वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। ये हमारी पहली वीडियो है इंडियन पॉलिटी की, और ये इंडियन पॉलिटी ऑब्जेक्टिव बुक का हम लोग वीडियो सीरीज कर रहे हैं, जो कि आपको हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट होगी जो कि इंडियन पॉलिटी ऑब्जेक्टिव करके होगा, जिसमें आपको ये सारे वीडियोस मिलेंगे। उस प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।